Hello, Dr. Priyanka. Welcome Thank again you. on the show. Thank you so much. And आई एम सो हैप्पी कि हम लोग वापस मिल रहे हैं. यस, जैसे कि मैम हमने पहले पार्ट में बात की थी ऑटिज्म के बारे में, मतलब कनेक्शन, एक्सेप्टेंस, अर्ली इंटरवेंशन और कम्युनिकेशन, ये चारों चीजों पर बात की थी। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि हम किस तरह से ऑटिस्टिक बच्चे को जो है उसकी दुनिया को समझ सकते हैं। यस. पर आज जो हम बात करने जा रहे हैं, अब हम जो है बात करेंगे कि किस तरह से हम एजुकेशनल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और सोशल लेवल पर एक यस. ऑटिस्टिक चाइल्ड को तैयार कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। यस शिल्पा, आई थिंक काफी मेजर पॉइंट्स हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया है, यस, बट शायद थोड़ा डेप्थ में समझने की जरूरत है. सो यस ये जो आपने अभी जो टॉपिक्स बताया कि स्कूलिंग को लेके क्या तकलीफ होती है, ये सब इम्पोर्टेंट है. मैम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है किसी भी पेरेंट्स के लिए जो है, जब बच्चा स्कूल जाता है फर्स्ट टाइम, और जैसे ही 5 साल का बच्चा हुआ, अब उसे स्कूल भेजना है, तो यस. पेरेंट्स के लिए जैसे क्या ऐसी चीजें हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और किन बातों का पेरेंट्स को जो है ध्यान रखना है बच्चे को, खासकर ऑटिस्टिक चाइल्ड को जब वो पहली बार स्कूल के लिए भेज रहे हैं, और कैसे उसे तैयार करना है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि बच्चा यस, स्कूल में जाने के बाद क्या-क्या चीज को फेस करता है। तो बच्चा ना एक मल्टीपल लेवल्स पे डिफिकल्टीज फेस करता है। तो उसको तकलीफ होती है नॉट ओनली सोशली, इमोशनली, एजुकेशन वाइज या बिहेवियर वाइज भी, क्योंकि आप है ना उसको चार दीवारी से एकदम से बाहर एक्सपोज कर बाहर देते लेके हैं। जा रहे हैं। तो ये जो एक ट्रांजिशन होता है ना, ये एक बहुत है ना नेचुरली होना चाहिए। कि हम्म, जैसे हमने अपने बच्चे को सिखाया कि पहले आप घर में हो तो आप कैसे, हम लोग है ना एक टीचर टीचर या स्टूडेंट स्टूडेंट एक गेम खेलते हैं। खेलते हैं। तो हम्म, एक बड़ा बोर्ड लिया मैंने, तो उसमें उसको टीचर बनाया, सो दैट उनको ऐसे लगे कि अच्छा मैं भी टीचर हूँ, तो मैंने अगर दूसरे को बोला है, स्टूडेंट को बोला है, तो वो मेरी बात सुन रही है। तो जैसे हम्म, मैं स्टूडेंट बन गई हूँ तो मैं उसकी बात सुन रही हूँ। सो ना इसको रोल मॉडलिंग बोलते हैं। तो हम्म, बहुत सारे उनको प्रॉब्लम्स होती है कि जैसे बैठा नहीं जाता है, फोकस नहीं हो रहा है, टीचर बहुत फास्ट बात कर रही है, तो हम्म, क्या बात कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा बच्चे को, तो वो क्यों अपना अटेंशन देगा ना, तो वो कुछ हम्म, और करने लग जाता है। तो एक तो मिसचिफ करने लग जाता है, दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या चुपचाप बैठ जाता है, मिक्स नहीं होना है, ध्यान हम्म, ही नहीं देना है, रेस्टलेस हो जाता है, फिर जाना है क्लासरूम से बाहर जाना है, ऐसे कुछ अलग करने का मन करता है। सो इन अ क्लासरूम बच्चे को फोकस यहाँ ये करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम्म, उसके लिए अगर आप घर में ही थोड़ा सा बच्चे को ट्रेन करें, तो अभी इसमें क्या होता है ना कि दो थेरेपीज, इट्स अ कॉम्बिनेशन। जैसे दो थेरेपीज बच्चे को आप दे सकते हो, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ठीक है। तो स्पीच थेरेपी क्या हेल्प करता है ना हमको, कि बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना है, कि भाई हम्म, आपने ऐसे जाना है, स्कूल में ये रूल्स होते हैं, आपने ऐसे बैठना है, टीचर ये बताएगी, बुक्स खोलो तो ये करना है। अब ये कैसे कम्युनिकेट क्रिएट करें, क्योंकि बच्चे को तो स्पीच है ही नहीं। तो हम्म, ये वर्ड या लैंग्वेज हम यूज नहीं कर पाते हैं, तो हमको ड्रॉ करके बताना है। सो हम्म, स्पीच थेरेपी में एक चीज होती है विजुअल स्टोरीज। तो विजुअल यानी क्या, कि ड्रॉ करके सारी चीज बताना है। सो हम्म, हमारे पास ऐसे बहुत सारी बुक्स हमने ना फिलअप कर दी थी कि टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्कूल, वन डे हम्म, एट स्कूल। तो एक स्टोरी बनानी है आपने, या फिर बच्चे को एक स्टोरी पढ़ के भी दिखा सकते हो आप। तो ये हम्म, सारी चीजें आपको स्पीच थेरेपिस्ट सिखाते हैं। एंड आई वॉज वेरी लकी कि मुझे सबसे बेस्ट थेरेपिस्ट मिले हैं, और उन्होंने हम इतने कम एज में भी मेरे बच्चे को इतनी इजीली सिखा दी चीजें, कि जैसे आप उसको उसका रूटीन सिखाओ, कि आप उठे हो, सुबह हो गई है तो आपको सन दिखाना है, आप हम्म, सोए हो तो आपको बेड दिखाना, इतना डिटेल में आपको बच्चे को सिखाना पड़ता है। फिर हम्म, आप बस आई है स्कूल की, फिर आप बस में जा रहे हो, फिर स्कूल दिखाना है, एक छोटा मोटा जैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो हम्म, ऐसे इतना डिटेल में जब आप बच्चे हो ना, बच्चा एक स्टोरी के जैसा समझ लेता है, और यस, उसको फिर समझ में आ जाता है, कि कंफ्यूजन नहीं होता है कि अच्छा आगे क्या होने वाला है। और हम्म, तो उसकी वजह से जो एंजाइटी होती है ना बच्चे को, वो हट जाती है। सो स्पीच थेरेपी में ये जो हमको सिखाया गया, ये बेस्ट चीज हुई हमारी,
कि अगर आपका बच्चा ना टोटल स्कूल में नया है, स्कूल उसके लिए बहुत नई है बात है, हम्म, तो वो हम्म, कैसे क्या एडजस्ट होगा, क्योंकि आम बच्चों को ना 2-3 दिन के बाद वो सेटल हो जाते हैं। हम्म, उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये टीचर, ये स्कूल है, ये बुक्स yes, है, खोलनी है, पढ़ना है, लिखना है एंड ऑल। तो ये हमारे बच्चों को, जैसे ऑटिज्म वाले बच्चों को ना ये बहुत डिफिकल्ट जाता है, छोटी छोटी बात समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम्म, और जैसे उनको ग्रास्पिंग डिफिकल्ट हो रही है, तो आपको टीचर को बोलना है कि उनको थोड़ा सा इंक्लूड करना है एक्टिविटीज में, तो हम्म, उनको अटेंशन यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। तो जैसे बच्चे को टीचर जनरली ना पास बिठाती थी, मेरे बच्चे को थोड़ा आगे बिठाती थी, तो उससे कंटिन्यू इंटरेक्शन चलता था उनका, और बार बार उसका नाम पुकारती थी। तो जैसे अटेंशन, आपको आपका अटेंशन मुझे लेना है, तो मैं बार बार आपका नाम लूंगी, हाँ, शिल्पा, आप मुझे देखोगे अगर मैं आपकी टीचर हूँ तो। ये छोटी छोटी बातें होती है, क्योंकि ना बच्चा खुद से मिक्स नहीं होगा। और हम्म, ये सारा एक कॉम्बिनेशन होता है, मैंने बोला ना लास्ट वीडियो में कि पूरा विलेज टाइप लगता है ये चीज करने के लिए। तो yes, स्कूल में भी ना एक कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस लगते हैं। सो स्कूल में बहुत सारे हेल्प होती है आपको। जैसे थैंकफुली मेरे स्कूल में मुझे बहुत हेल्प मिली। सो जो मेरे काउंसलर्स थे, मेरे टीचर्स थे, पेरेंट्स एंड प्लस स्टूडेंट्स, सो ये चार चीजें आपको, इनसे हेल्प और सपोर्ट की जरूरत लगती ही है। सो इट इज बेटर कि आप जाके काउंसलर्स से बात करो, काउंसलर्स आपको समझाते हैं कि स्कूल में क्या डिफिकल्टी हो रही है, और yes, वैसे अकॉर्डिंगली आप वर्क कर सकती हो। अभी आपको पेरेंट्स से जाके बात करनी है कि अगर कुछ बच्चे ने किसी कोई दूसरे बच्चे के साथ मस्ती कर दी है, या क्या होता है ना, वो दूसरे बच्चे भी इतने छोटे होते हैं ना कि हम्म, 5-7 साल के ही होते हैं वो। तो कभी yes, कभी दूसरे पेरेंट्स आके मुझे बोलते थे कि आप है ना आपके बेटे को डांटना नहीं, हाँ इन दोनों ने थोड़ी लड़ाई की है। तो हम्म, मैं इतनी लकी थी ना कि वो मेरे फ्रेंड्स बन गए। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि हाँ थोड़ा सा ना ऐसा ऐसा इशू है, तो आप थोड़ा अपने ना बच्चे को बोल देना तो मैंने ये एक्सप्लेन उनको किया है। तो वो उल्टा आके मुझे बोलते थे कि हाँ अच्छा अच्छा, अभी वो बैठने लगा है, हम्म, तो ऐसे करके थोड़ा डिस्कशन है ना हेल्प करता है। और बच्चों को भी जाके ना उनके पेरेंट्स ने समझाया कि देखो आपके क्लास में एक बच्चा है, वो थोड़ा डिफरेंट है, और उनको ये डिफिकल्टी हो रही है, तो इजी हो गया चीजें। भले वो बच्चे बहुत छोटे थे, तो उनको ये समझ में आ गया कि ये कुछ निगेटिव चीज नहीं है। हम्म, और कैसे ना बच्चे दिल के बहुत अच्छे होते, वो जल्दी माफ कर देते और फ्रेंड्स हो जाते। yes, सो मैंने ये नोटिस किया है कि मेरे बच्चे को ना स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि हम्म, एवरी ईयर ना क्लास चेंज होता है, टीचर चेंज होती है, तो पहले 6 महीने ना वो टीचर के साथ एडजस्ट होते होते निकल जाते हैं। और हम्म, बाय द टाइम हम टीचर नए टीचर के साथ एडजस्ट हो जाते हैं ना, तब हम्म, तक ईयर एंडिंग का टाइम आ जाता है, फिर एग्जाम्स का टाइम आ जाता था। तो मैं सोचती थी हम दोनों इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते थे ना कि यार आधा टाइम तो एडजस्टमेंट में ही निकल जाता है। और वो मुझे पूछता था कि मेरी पुरानी टीचर क्यों चली गई, वो तो ऐसे डिसअपॉइंटेड हो जाता था, कहाँ गई मेरे पुरानी मैम, ऐसे वाला प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं ऐसे, पर आप उसको आराम से ना थोड़ा डिस्कशन, थोड़ा इनिशिएटिव, थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट से आराम से आप हैंडल कर सकते हो। yes। मतलब हमको क्या करना है कि सबसे पहले जब बच्चा 5 साल का होने वाला है, उसके पहले हमें घर पे उसे तैयार करना है। यस, जैसे यस, आपने बताया वो विजुअल्स के थ्रू, स्टोरी यस, टेलिंग के थ्रू। यस, मतलब यस, एक मूवी आई थी, शायद आपने भी देखी होगी मैम, बेबीज डे डे आउट करके, यस, यस, बेबीज डे आउट। यस, उसमें मतलब जो मदर होती है, वो बच्ची काफी छोटी होती है, वो तो चलना भी नहीं शुरू किया होता है, लेकिन वो इमेजेस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू उसको सारी यस, चीजें बताती है, वो किस तरह से सब यस, कुछ पहचान लेती है। तो यस, सेम लाइक हमको ऐसे ही जो है बच्चे को तैयार करना है। यस, यस। इनफैक्ट थेरेपी में ना शिल्पा एक विजुअल चार्ट भी होता है, जो बच्चे एकदम नॉन वर्बल होते हैं। सो हुँ, अगर उनको गार्डन जाना है या पार्क जाना है, या उनको उनका फेवरेट स्नैक चाहिए, या उनको सोना है, जस्ट हुँ, एक सिंपल इतना कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं, तो जब वो विजुअल चार्ट आप घर पे लगाते हो, तो वो बच्चा वो कार्ड पे आपको पॉइंट करके बताता है कि ये करना है। सो हुँ, इतना इजी होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जब अपने बच्चे को इतना लैंग्वेज नहीं है, हमको मालूम है, पर हुँ, देर आर अदर वेज टू टीच, तो और भी तरीके यस, होते हैं। यस। यस।
और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे आपने बताया कि आपके जो बच्चे की स्कूल थी, वहाँ पर जो टीचर्स थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, इवन यस। जो फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स थे, वो सारे सपोर्टिव थे ना। तो यस, ऐसा यस। एटमॉस्फेयर अगर रहेगा और ऐसा एटमॉस्फेयर अगर हमने तैयार किया तो बहुत सारी चीज़ें जो है आसान हो सकती हैं ऑटिस्टिक चाइल्ड के लिए। यस, यस। देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड आपको हर जगह नहीं मिलेगा, है हाँ, ना? ऐसे लोग आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, पर ठीक है, जहाँ पे भी आप आपको ट्राई करना है पहले, कि आप थोड़ा उनको जाके ना अप्रोच करना। आप जाके यस, टीचर से ना पहले ये सब बातें कर लेना कि मैं आई हूँ आपसे पीटीएम अटेंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पीटीएम हमारे लाइफ का सबसे कोई भी पेरेंट का एक सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है। और सो यस, मेरा पीटीएम कुछ अलग ही होता था। हम लोग वहाँ पे जाके मार्क्स या ये सिलेबस की बातें नहीं करते थे। हम लोग ये सब बात करते थे और टीचर वो हमको रिपोर्ट कुछ और देती थी कि जैसे अब वो बात कर रहा है, अब मिक्स हो रहा है, अब ये सारी हुँ, रिपोर्टिंग होती थी। सो कांस्टेंट एक्सचेंज एंड कांस्टेंट सपोर्ट की वजह से ही ये आज पॉसिबल हुआ है। जी। एक और चीज़ इसमें मैं पूछना चाहूँगी, जैसे अभी यस, तक आपने जो बताया उससे लग रहा है कि आपने अपने बच्चे को नॉर्मल स्कूल में भेजा। तो यस। क्या ये पॉसिबल है कि ऑटिस्टिक बच्चों को हम नॉर्मल स्कूल में भेज सकते हैं या फिर हमें कुछ केसेस में जो है स्पेशल स्कूल को जो है मतलब करना पड़ेगा अप्रोच? See, शिल्पा, it depends on the intensity and the level of autism. So 3 levels होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर. So अगर यस। आपको एज अ पेरेंट लगता है कि मेरा बच्चा एक रेगुलर स्कूल में पाएगा, तो आप प्लीज वो डिसीजन लेना. पर अगर आपको लगता है कि बच्चे के लिए बहुत ज्यादा टैक्सिंग हो जाएगा, यानी हुँ, बहुत ज्यादा, इनफैक्ट उसको कोई फायदा नहीं होगा, उसको हुँ, तकलीफ हो सकती है, या आपको हुँ, भी उसमें से कुछ फायदा नहीं लग रहा है, तो आप हुँ, उसको स्पेशल स्कूल में एडमिट भले आराम से कर सकते हो. से कोई भी डिसीजन लेना, इतना देखना कि उसका इम्प्रूवमेंट के टुवर्ड्स या डेवलपमेंट के टुवर्ड्स ही हुँ, डायरेक्शन आपकी वो होनी चाहिए. सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा कर नहीं पा रहा है पर आपने उसको रेगुलर स्कूल में एडमिट किया है, और मेरा इंटेंशन तो सिर्फ सोशलाइजिंग ही था. सो हुँ, एक स्कूल में मैंने ये चॉइस इसके लिए लिया क्योंकि मुझे लगा कि मेरे बच्चे को सोशलाइजिंग बहुत फायदा करेगा. हुँ, और एकेडमिकली तो इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं था, पर टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस उसने वो भी कर लिया. हुँ, ओके। मतलब हमें बच्चे की कंडीशन को समझते हुए उससे ज़बरदस्ती फ़ोर्स नहीं करना है, जो उसके लिए बिल्कुल नहीं. सही है वो करना है। यस, यस, यस. मैम बच्चों के लिए जैसे हम राइटिंग एक बहुत बड़ा इश्यू होता है और ये समटाइम्स जो है नॉर्मल बच्चों के लिए भी होता है, लेकिन ऑटिस्टिक चाइल्ड में हम किस तरह से उसकी राइटिंग एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं? वहाँ पे ना आपको ये बात समझनी है कि जैसे ही स्पीच थेरेपी होती है ना, और एक चीज होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी. सो हुँ, वहाँ पे ना हमारे थेरेपिस्ट ने हमको क्या सिखाया ना, कि बहुत अलग वे में उन्होंने बताया कि आप है ना, एक्चुअली ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मीनिंग ही ये होता है कि आप आपकी जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज हुँ, है वो बड़े हुँ, आसानी से कर लो. जैसे आप डिफिकल्टी से कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो उसके जगह आप है ना उसको बहुत कंफर्टेबली कर पाओ. ये यस, आपको एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सिखाते हैं. तो अभी आपकी एक्टिविटीज क्या है डेली की? उठना है, नहाना है, स्कूल जाना है, लिखना है, पढ़ना है, घर आना है. हुँ, ये सारी यस, चीजें हैं. सो यस, ये बच्चे के एक्टिविटी, रूटीन एक्टिविटी. तो अभी इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चे को एकेडमिकली इज राइटिंग. तो जब हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास गए तो हमको ये बताया गया कि बच्चे के हैंड्स थोड़े से वीक हैं, तो हुँ, उसको स्ट्रॉन्ग करना है. तो हुँ, उन्होंने एक्टिविटीज दी फॉर फाइन एंड मोटर मसल डेवलपमेंट. सो अ, अगर आप वो एक्टिविटीज कर रहे हो, जैसे उनको कैची चलाने सिखाना है, तो हुँ, जब आप उसको कट करने बोलते हो और 2-3 लेयर्स के पेपर्स देने हैं कट करने, जो वो डिफिकल्ट होते जाएंगे, ठीक है. हुँ, फिर आपको देना है उसको बहुत सारा स्क्रिबलिंग करने को या ड्रॉ करने को. फिर आपको उसको देना है एकदम डिफिकल्ट बटन्स अंडू करने हैं और लगाने हैं. हुँ, ऐसे सारे चीजें, डिफिकल्टी लेवल उसकी बढ़ाते जानी है, ठीक है. हुँ, तो छोटी 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 बातें होती है जिसमें ना बच्चा अपनी फाइन स्किल्स डेवलप कर सकते हैं. और बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपको उसको हैंड से जो गेम्स होते हैं, जैसे टेनिस होता है, या फिर हुँ, आप उसको ना हैंगिंग का एक गेम होता है, तो उसको हैंगिंग ज्यादा से ज्यादा आप एनकरेज करो. हुँ, तो उसके वजह से ना आपके ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स आपके डेवलप डेवलप हो जाते हैं. हुँ, और क्या होता है ना, पेरेंट्स ये सारा नहीं करना चाहते. पेरेंट्स को चाहिए कि अभी लिखना है, अभी हुँ, ये टाइम नहीं है हमारे पास ये सब करने. तो
हमने एकदम बाय द बुक फॉलो किया। थैंक गॉड मेरे जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थे वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने स्कूल आके मेरे प्रिंसिपल से बात की, टीचर्स से बात की, और हम्म उन्होंने स्कूल में एक सिस्टम डेवलप की। सो आई वाज सो लकी कि मुझे बहुत करेक्ट गाइडेंस दिया गया और मैंने उनको ना ब्लाइंडली फॉलो किया। मैंने उनको क्वेश्चन नहीं किया कि अच्छा इससे क्या होगा, ये खेलने कूदने से क्या लिखेगा बच्चा। सो हम्म हमको लगता है कि यार ये दो चीजें रिलेटेड नहीं है, पर वो बहुत काम के हैं। मत- मतलब ये है कि हमको ये नहीं समझना है कि ये 2 मिनट मैगी नूडल्स टास्क हैं। ये डेफिनेटली, यस, डेफिनेटली, यस, 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 मतलब यस, इसमें एकदम। पेशेंस बहुत लगेगा। मतलब पेरेंट्स को जो है ना काफी पेशेंस रखना पड़ेगा। यस, यस। और आपने एकदम करेक्ट बोला, ये 2 मिनट की बात है ही नहीं। आप हम्म 2 महीना, 6 महीना, 1 साल ये करना है और फिर आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ऐसे कोई अगर शॉर्टकट जो बोलते हैं ना, कोई भी चीज में नहीं होती है। हम्म। मैम जितना भी आपने अभी बताया उससे ये चीजें तो समझ में आ रही है कि जो 5 to 10 ईयर का जो टाइम है वो बहुत हम्म, क्रूशियल टाइम है बच्चे के लिए, खासकर उसके डेवलपमेंट के लिए हर लेवल पर। तो इस समय जो पेरेंट्स है और खासकर हमारा आईपीआर जो हमारी हम्म, फैमिली है उसका जो हम्म। है सपोर्ट चाहिए। तो पेरेंट्स का आईपीआर का एटीट्यूड कैसे होना चाहिए और कैसे उन चीजों को उन्हें टैकल करना चाहिए? एटीट्यूड तो पॉजिटिव ही होना पड़ेगा शिल्पा। अगर आप पहले ना फैमिलीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एक्सेप्टिंग, ठीक है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में आपने डिस्कस किया। फिर यस। एक्सेप्टिंग एंड एक्शन एंड एटीट्यूड, ये जो वर्ड्स है ना, ये सारे होने पड़ेंगे। अगेन इट्स अ कॉम्बिनेशन। हाँ, हम्म आप विदाउट एक्सेप्टेंस अगर एक्शन ले रहे हो, जैसे सिर्फ थेरेपी, मेडिकेशन, जो भी आप दे रहे हो, होम्योपैथी दो, एलोपैथी दो, जो भी आप दे रहे हो, हम्म और उसमें एक्सेप्टेंस लैकिंग है, हम्म और आप है ना डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। हम्म सो ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब एक्सेप्टेंस आता है ना, तब एक्सपेक्टेशंस नहीं आते हैं, यस। तो वो प्रेशर हट जाता है। तो ये इतनी छोटी बात है, क्योंकि क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं एक्सेप्ट, और एक्शन लेते रहते हैं। जैसे रोज थेरेपी लेके जाएंगे, रोज दवाई देंगे, टाइम टू टाइम उसको ये डाइट देना है, वो डाइट देना है, ये एक्सरसाइज कराओ, वो एक्सरसाइज कराओ, बहुत सारी चीज करते हैं, पर बेसिक में ही एक चीज भूल जाते हैं कि जो दिल से करनी है, एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। क्योंकि हम्म हमको नहीं मालूम है कि ये आज होगा, 6 महीने के बाद होगा, या 1 साल के बाद। यस। सो टाइम लिमिट नहीं सेट करनी है, आईपीआर को फर्स्ट ये समझना है, हम्म ठीक है। एंड सेकंड इज एप्रिसिएशन। सो जब मैंने थेरेपी ज्वाइन की, तो मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे मैंने उनको कुछ एक प्रॉब्लम पूछी कि मैम ऐसा ऐसा है और ये नहीं कर रहा है, या ये कैसे सॉल्व करे। तो बोलते हैं कि आपने उसको कितने बार, कल के या 2 दिन में, पिछले 2 दिन में आपने उसको कितनी बार वेरी गुड बोला या वेरी नाइस बोला है। सो हम्म मैंने बोला कि जब भी उसने परफॉर्म किया है, तब मैंने बोला है कि जैसे हम्म अगर मैंने उनको कुछ मैथ्स का सम दे दिया और उन्होंने सॉल्व किया, तो हम बोलते वेरी गुड। तो नहीं, बिना बात की वेरी गुड बोलो उसको, बिना बात की अप्रिशिएट करो। सो इतनी छोटी बात होती है। अगेन अप्रिसिएशन भी अनकंडीशनल होना चाहिए। लव जो होता है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। सो ऐसे हम्म नहीं है कि आप परफॉर्म कर रहे हो, अगर बच्चा परफॉर्म, क्योंकि बच्चा आइडेंटिफाई करता है, जब भी मैं परफॉर्म करूंगा या जब भी मैं कुछ सीखूंगा, तभी मुझे अप्रिशिएट या प्यार किया जाए। याद रह तो जाएगा। बहुत यस। छोटी छोटी बात होती है। फिर एक चीज होती है निगेटिव अटेंशन, जहाँ पे ना बच्चा ऐसे कुछ ना निगेटिव चीजें करता है, जैसे चीजें फेंकेगा और आपको हम्म देखेगा कि पेरेंट्स आप देख रहे कैसे हैं या रिएक्ट नहीं कर देख रहे हो उस पर? रहे। यस। और पेरेंट्स को ये बात समझ नहीं आती है कि उसको अटेंशन चाहिए। वो हम्म एक रेगुलर बच्चे के जैसे बोल नहीं पाता है, या वो हम्म ऐसे एक्शन से भी नहीं बता पाता है। तो वो उल्टे उल्टे वे में बताता है कि जैसे कुछ फेंकेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, मारेगा, ऐसे निगेटिव चीजें करेगा। तो उसमें भी वो जो अटेंशन उनको मिलता है, वो उनको चाहिए होता है। तो आपको ये बात समझनी है, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि वो निगेटिव अटेंशन वाली जो हरकतें वो करते हैं, उसको इग्नोर कैसे करना है। सो हम्म बच्चा, कभी कभी हमको ये बताया गया था थेरेपी में कि अगर बच्चा आपके सामने टैंट्रम थ्रो कर रहा है, तो आप इसको इग्नोर करना है और आप उसके साथ नॉर्मल बिहेव करना है। ये बहुत डिफिकल्ट होता है आईपीआर के लिए। कि जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, तो उनका फर्स्ट कंप्लेन होता है कि बच्चा सिर्फ फैन को ताकते रहता है, स्टेयर करते रहता है, या सिर्फ स्पिनिंग कर रहा है, या सिर्फ हंस रहा है। तो इसको इग्नोर करना है, ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज है।
फिर आप बाद में आप उनको सिखाओ या बाद में कुछ थेरेपी वगैरह करा सकते हो। अगर आप उसको डांटते ही रहोगे कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मत करो मत करो, तो फिर ये कुछ यूज नहीं होने वाला है। सो निगेटिव अटेंशन बहुत सारे पेरेंट्स को समझ में नहीं आती है, या हम्म, फिर उनको ये हैंडल करने नहीं आता है। सो आप थेरेपिस्ट की मदद लो, और आपको खुद के अंदर कंट्रोल बहुत डेवलप करना पड़ता है। सो हम्म, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर द आईपीआर। यस। और इसमें कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि पेरेंट्स खासकर मदर जो है ना बहुत हार्श हो जाते हैं। उनको लगता है कि वो सुन क्यों नहीं रहा है, वो कर क्यों नहीं कर रहा है, मैं ऐसे बोल रही हूँ तो ऐसे करना चाहिए। और कई बार मदर नहीं होती है तो ग्रैंड पेरेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो है समझाना एक डिफिकल्ट हो जाता है कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, उसके लिए समय देना पड़ेगा उसे। यस, तो बहुत बार शिल्पा ना, एज अ डॉक्टर आपको फैमिलीज को बुलाना पड़ता है, काउंसलिंग करानी पड़ती है। सो मेरे पास एक पेशेंट था जो बहुत उद्यम मचाता था, क्लिनिक आते हैं तो वो लाइट ऑफ कर देता था, चीजें फेंकता था, मेरी तो मेडिसिन के बॉटल्स भी फेंक देता था, तोड़ फोड़ देता था। तो हम्म, ऐसे इन्हें क्या होता था ना, पर जब तक आप उनको उनके बिहेवियर के साथ एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, वो काम डाउन नहीं होते हैं। सो हम्म, हमको ये सिखाया गया है कि आप पे ना रिएक्ट मत करो, क्योंकि हम्म, जब आप रिएक्ट करते हो तो बच्चा ना एक ग्रेटिफिकेशन महसूस करता है कि अच्छा यही रिएक्शन मुझे चाहिए था। तो मैंने पेरेंट्स को मेरे क्लिनिक में बैठ के सिखाया है कि देखो, अगर आपका बच्चा उधम कर रहा है, हम पूरे अंधेरे में बैठे रहते थे, बच्चा लाइट ऑफ हम्म, किए जा रहा है, सो हम्म, मैं उनको बोलती थी इग्नोर करो, बैठे रहो, 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, पर बैठो, कुछ मत बोलो। और हम्म, फाइनली वो बच्चे ने गिव अप कर दिया कि अभी इन लोग रिएक्ट ही नहीं कर। सो डू हम्म, दिस इज ओवर एंड ओवर, जब आप करोगे ये तब आपको ये आएगा। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे को ये मैसेज जा रहा है कि आप कुछ भी करो, हम आपको जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, कोई आपको डांटने नहीं वाला। और बहुत हम्म, बार ना मैं बच्चों को गोद में बिठा लेती हूँ, अगर बच्चा छोटा है और बहुत हम्म, उद्यम कर रहा है क्लिनिक में, तो और बात नहीं करने दे रहा है पेरेंट्स के साथ, तो मैं उसको हम्म, गोद में बिठा लेती हूँ। सो पेरेंट्स की ऐसे चल रही है कंप्लेन, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, एक जगह पे बैठता नहीं है। बच्चा हम्म, आधे घंटे से मुझे देखे जा रहा है, मेरी गोदी में बैठ के, उसको इतनी मजा आ रही है कि मेरी ये फ्रेंड बन गई है करके। तो हम्म, और तभी स्पेक्स पहनती थी मैं, तो मेरे स्पेक्स को ही देखते रहता था कि ये क्या बात कर रही है, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तो हम्म, अगर आप ये आपके क्लिनिक में एक सॉर्ट ऑफ मॉडलिंग करके बताओ पेरेंट्स को कि देखो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप जितना डांटोगे मारोगे उतना उल्टा इफेक्ट होगा बच्चों पे। सो बहुत बारीक चीजें होती है, पर जिसमें पेशेंस बहुत लगता है, आपके माइंड को ओपन करने की बहुत जरूरत होती है, पर ये डेफिनेटली वर्क करती है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या जनरली जो है सबके मन में ये रहता है कि क्या ऑटिस्टिक बच्चे अपनी लाइफ में आगे कुछ कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट जो है एक लाइफ जी सकते हैं और अपना फाइनेंस या अपना खर्चा ये सब उठा सकते हैं। आ, सी शिल्पा, ये ना बहुत मिसअंडरस्टूड है कि हम्म, बच्चा कर नहीं पाएगा। तो हम्म, जब डायग्नोसिस से लेके जब बच्चे का एक एज आता है जब वो अपने लाइफ में ना करियर ऑप्शन देखने लगता है, वो इतना बड़ा लंबा गैप होता है कि आपको 3 साल के एज में पता नहीं चलता है कि बच्चा 10th 11th या 12th के बाद क्या करने वाला है। ये तो हम्म, एक रेगुलर पेरेंट को भी नहीं पता होता है टेक्निकली। यस। तो इसमें आप इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि बच्चा आगे कुछ करेगा, कमाएगा नहीं कमाएगा। जैसे हम्म, जैसे आप उसको ट्रेन करोगे, जैसे जैसे आप उसको थेरेपी दोगे, मेडिकेशन अच्छा सपोर्ट दोगे, वैसे वैसे वो डेवलप होगा और वैसे वैसे उसका फ्यूचर डिपेंड करता है। हम्म, एंड कमिंग टू द करियर ऑप्शन, आपको ना उनकी स्ट्रेंथ और उनकी इंटरेस्ट देखनी है। सो यस। अगर आपका बच्चा बहुत ही आर्टिस्टिक है, कि जैसे उनको ना उनकी क्वालिटीज बहुत अच्छी अच्छी होती है, जैसे वो बहुत पंक्चुअल होते हैं, जैसे हम्म, अगर आपने उनको बुलाया 2 बजे तो वो 1 बजे आके बैठ जाएंगे, वो बहुत ओवर पंक्चुअल होते हैं। सो हम्म, अगर मेरे बच्चे की स्कूल बस हमें 7 o'clock आती है, वो 6 o'clock को रेडी हो जाता है सुबह। सो हम्म, इतना इतना ज्यादा पंचुअल। फिर सेकेंड इज डिटेलिंग के टूवर्ड्स, उनका आई बहुत अच्छा होता है, उनकी नजर बहुत अच्छी होती है। सो कोई हम्म, डिटेल वाला जो काम होता है, जैसे आर्ट का कोई काम है, पेंटिंग का कोई काम है, या कोई भी लॉग तैयार करना है, बैकएंड के जो काम होते हैं जहाँ पे बहुत सारा डेटा एंट्री करना है और वहाँ पे डिटेलिंग करना है, तो ये सारे हम्म, काम है ना उनको बहुत पसंद होती है एक्चुअली। फिर थर्ड एक चीज होती है ना कि उन लोग है ना बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, उन लोग गिव अप नहीं करते फटाक से। अगर एक काम आपने बोला ना तो बीच में छोड़ नहीं देंगे।
तो इतने हम्म अच्छे क्वालिटीज जो उनके होते हैं ना, वो आप यूज कर सकते हो और वैसे वैसे उनके प्रोफेशन को चूज कर सकते हो. सो इट इज जस्ट अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. सो आपको मैच करना है उनके स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट को. सो अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम है जहाँ पे आपको बहुत ऑर्गेनाइज्ड करनी है चीजों को, चीजों कि को। जैसे डेकोरेट करनी है, तो आजकल एस्थेटिक्स का भी बहुत जमाना चल रहा है ना, हम्म इंटीरियर्स का चल रहा है, उसमें वो बहुत अच्छे होते हैं. तो उनको हम्म, हर चीज है ना परफेक्ट लगती है, तो वो काम इजीली कर जाएंगे, जो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, हमको ऑर्गेनाइजिंग में बहुत डिफिकल्ट होता है. सो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, but you will have to think from a personalized point of view. यस। Mm. मतलब ये जैसे कि हमने शुरू से फाउंडेशन पर वर्क किया और धीरे धीरे Yes. कंटिन्यूअस एफर्ट्स के थ्रू हम ये समझ सकते हैं ना कि हमारे बच्चे में क्या खूबियां हैं, क्या Yes. चीज है जो उसको जो है आगे जा करके उसके कैरियर के रूप में वो चॉइस कर सकता है। Yes. बोलते हैं ना शिल्पा कि the travel is more important than the destination. The journey is more important. So let them enjoy the journey. Destination यस अपने आप पहुंच जाओगे. यस, गो विद द फ्लो। Yes. Yes. यस। अब जैसे मैम हम लोग एक सोसाइटी का पार्ट हैं, तो सोसाइटी में मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि रिलेशनशिप, और खासकर जैसे ऑटिज्म के केस में कि क्या Yes. आगे जाके बच्चा मतलब एक कपल के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं, क्या Yes. वो मैरिज कर सकता है, आगे Yes. उसका हेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है, तो ये सारी बातें भी आती हैं। तो हाँ, इसको यस डेफिनेटली डेफिनेटली ये फ्रंट पे पेरेंट्स को सोचना चाहिए और बच्चे के साथ ना डिस्कस करनी चाहिए. सो हुँ, एक एज अप्रोप्रिएट डिस्कशंस होनी चाहिए कि जैसे बच्चा टीनेज हिट होता है और हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होते हैं, तो हमने रेगुलर जैसे पेरेंट्स डिस्कस करते हैं वैसे ही मैंने मेरे बच्चे के साथ भी डिस्कशन किए. उसको मैरिज और रिलेशनशिप्स के जो टॉपिक है या जो कॉन्सेप्ट है वो इतना कॉमन हो गया है कि उसमें उसको ना कुछ एबनॉर्मल नहीं लगता है. हुँ, कि फिर उनके क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आंसर करने हैं, कि जैसे मैरिड है, अनमैरिड है, फिर हुँ, मैरिज मैरिज के पहले एंगेजमेंट क्या होता है, ये ऐसे छोटी छोटी चीजें जो उनको नहीं समझ आती. ठीक है, हुँ, छोटे छोटे डिस्कशंस ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप उनको वो फ्रीडम दो कि वो आके आपको क्वेश्चंस पूछें. ठीक है. हुँ, सो आपने ऑब्जर्व भी करनी है कि जैसे अगर उनको अट्रैक्शन हो रहा है उनके यस, आजू बाजू कोई अपोजिट जेंडर के टुवर्ड्स उनको अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको आपको चैनलाइज करना है. सो उसको आपको वर्बलाइज करना है, उसको आपको वर्ड्स में डालना है कि ओके आई लाइक हिम और आई लाइक दिस पर्सन, सो शी इज माई फ्रेंड और ही इज माई फ्रेंड, जो भी है जैसे हुँ, भी है, आपको ना उनको हेल्प करनी है वो समझने में कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है. सो रेगुलर बच्चे कहीं ना कहीं से देख के सुन के डिस्कस करके उन लोग को ये सारे मैटर्स समझ जाती हैं. बट हुँ, हमको बच्चों के साथ बैठ के एज अ फ्रेंड शोल्डर टू शोल्डर बैठना है. सो मैंने हुँ, भी ये किया और इतना इजीली उन्होंने वो सब किया है चीज कि, और ये बहुत अच्छी बात है कि दे आर एबल टू डू ऑल दिस. दिस इज अ वेरी मिसअंडरस्टूड नोशन कि उनको फीलिंग्स नहीं होते हैं, उनको नहीं डिजायर्स हो नहीं होते, हुँ, और ये वो ये सब कर नहीं पाएंगे एक्चुअली. उनका जो नेचर होता है अगेन, वो होता है सेल्फलेस, बहुत इनोसेंट, बहुत ओवर काइंड और बहुत रिस्पॉन्सिबल. सो आप जब मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे मेरे बच्चे के क्लास में एक बच्चा, दूसरा एक बच्चा था जिसको सीवियर प्रॉब्लम था, सीवियर हुँ, ऑटिज्म था. तो हुँ, उन्होंने क्या किया ना कि मैं इसका केयर करूंगा, मैं इसका सारा कुछ देखभाल करूंगा. तो मेरे बच्चे ने उसको सॉर्ट ऑफ एडॉप्ट कर लिया. तो मैंने बोला कि आप आपका सारा काम छोड़ के, आपकी पढ़ाई लिखाई उसकी सारा छोड़ के, अपना टिफिन खाना छोड़ के वो बच्चे को निवाला खिलाता था मुंह में. हुँ, तो हुँ, मैं बोलती थी आप ये क्यों कर रहे हो, आपका नुकसान हो रहा है एज अ पेरेंट. मुझे टीचर्स से भी फीडबैक मिला हाँ, कि वो उसको ही देखे जा रहा है, उसका ही देखभाल कर रहा है. तो मैं वो मुझे आके बोला कि मम्मा आई एम ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड. तो मुझे इतना अशेम फील हुआ कि मेरा बच्चा काइंडनेस यस, एग्जाम्पल सेट कर रहा है. हुँ, और मुझे 1 साल मुझे ऐसे ही हाथ ऊपर करके बैठने पड़े, क्योंकि वो जो भी वो दूसरा बच्चा नहीं कर पाता था मेरा बेटा नहीं ये करता था. हेल्प सो करती है। उसने मुझे दिखा दिया कि बेसिक ह्यूमैनिटी क्या होती है. एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाता है, और उसमें वो खुद का नुकसान कर ले रहा है. हुँ, तो हुँ, 1 साल हमने ये होने दिया. तो दूसरे साल जब क्लास चेंज हो गई तो वो वापस अपना अपना रूटीन में आया.
सो इतनी छोटी-छोटी बातें होती है, जैसे वो उनमें ना भेदभाव नहीं होता है। जैसे मेरे मेड के बेटे को भी वो अपना फ्रेंड बोलता था, तो जब वो खाना खाएगा तभी मेरा बेटा खाना खाता है। तो इतना अटैचमेंट उनको हो जाता है, इतनी इनोसेंट होते हैं। तो वो उसको अपना अपने टी-शर्ट पहनाता था, तो ये पहन तेरे पे अच्छा लगेगा। तो और मैं उसको करने देती थी, क्योंकि उसका जो दिल है ना, उनका दिल बहुत साफ होता है। हम्म, सो मैरिज को लेके या अपने फ्यूचर रिलेशनशिप में लेके आई डोंट थिंक उनको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा इनोसेंट होते हैं, तो उनको इनफैक्ट हमको वो सिखाना पड़ेगा कि कितना आपको इनोसेंट रहना है और कितना यस स्मार्ट होना पड़ेगा रिलेशनशिप्स में। यस, मतलब वो बाउंड्रीज हमें थोड़ा सा सिखानी पड़ेंगी, यस यस क्योंकि यस। प्योर होते हैं ना हार्ट से, जैसे कि आपने बताया कि उसे ये नहीं पता कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ तो उसमें मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन वो ह्यूमैनिटी जो आपने बोला ना कि वो चीज उसमें है और उनको ना सोसाइटल नॉर्म से कोई लेना देना नहीं लेना होता। देना नहीं होता है। यस यस। सो एज अ ह्यूमन उन लोग के अंदर बहुत अच्छे क्वालिटीज होते हैं, सो दे कैन बी वेरी गुड कैंडिडेट्स फॉर फ्यूचर रिलेशनशिप। और एक है ना प्रोग्राम आता है, इट इज कॉल्ड लव ऑन द स्पेक्ट्रम। तो हम्म, ओटीटी पे है, आप देखो, उसमें इतना प्यार से प्यारा सीरीज है वो। अगर आप वो देखो ना तो आपको समझ जाएगा कि रिलेशनशिप्स, डेटिंग, मैरिज के कॉन्सेप्ट्स हम ऑटिज्म इंडिविजुअल्स को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यस। यस, आखिरी में एक ऐसा मैसेज जो आप सभी के लिए, मतलब पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए और जो ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट्स हैं उनके लिए, सबके लिए ऐसा मैसेज जो मतलब ऑटिज्म से रिलेटेड हो और उनके लिए हेल्प कर सके। फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक यू शिल्पा कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने मुझे आपके चैनल पे दी। एंड मैसेज तो यही देना है, और पेरेंट्स को मैं फर्स्ट बोलूंगी कि यू आर नॉट अलोन। ये आपको समझना है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, ये हर पेरेंट को लगता है। हम्म, तो ये आपको समझना है, एंड यू आर डूइंग ग्रेट। जितना भी आप कर रहे हो ना, यू आर डूइंग ऑसम। सिर्फ आपको ज्यादा सपोर्ट मांगना है। ये मैंने मेरे लाइफ में सीखा है, किसी ने मुझे भी एडवाइस दी थी कि ना आप सपोर्ट मांगो तो आपको हेल्प मिलेगी। तो आपने थोड़ा ओपन होके फर्स्ट स्टेप आपने लेनी है। ठीक है। और सोसाइटी को तो ऑब्वियसली यही बोलूंगी कि आपने इतना बड़ा डील करना है कि हम जैसे ऑटिज्म के जो पेरेंट्स हैं उनको ये लगे कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं। यस, हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमको एक ऑकवर्ड नजर से देखा जाता है। ये टॉपिक ही थोड़ा सा ऑफ लिमिट है, कि जैसे हम्म, ऑटिज्म ये वर्ड ही किसी को ना सुनना है या ना डिस्कस करना है इसके बारे में। सो अगर सोसाइटी ने इसको बहुत नॉर्मल कर दिया, जैसे बहुत रूटीनिस्टिक कर दिया, तो हम थोड़े से फ्री रह पाएंगे। हम भी थोड़ा अपना लाइफ थोड़ा जी पाएंगे अच्छे से, एंजॉय कर पाएंगे। हम्म। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स दी, उसके लिए खासकर जो आपने जो है मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए बताया, किस हम्म। तरह से हम बच्चे में जो है इमोशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरह से उसे सोसाइटी का पार्ट बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, मतलब इस पे जिस तरह से आपने इंसाइट्स दिए हैं वो सारे बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज जो आपने लास्ट में कही कि सोसाइटी हो या पेरेंट्स हो या फिर बाकी जो लोग हैं हमारे, उन हम्म। सबको जो है इसके लिए ओपन हार्टेडली इसको एक्सेप्ट करना होगा। यस मतलब यस। वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की लाइन है ना कि प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तो ओह वाह, सो नाइस। तो ऑटिज्म के लिए आई थिंक हमें जो हमारा नजरिया है ना वो ब्रॉड करना पड़ेगा। यस। सुनने के लिए तो बातें बहुत हैं, पर यस, जो जितना हम शॉर्ट में अवेयरनेस और क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इतना भी अगर हमने किया तो बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात है। है। मतलब जो हमारा ये डिस्कशन हुआ है वही अगर सब लोग सुनते हैं और ये मैसेज सब तक पहुंचता है तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना, हम उसको क्या कह सकते हैं, चेंज ला सकता है। यस। एंड थैंक यू सो मच कि यस, फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। बहुत मजा आया आपके साथ बात करने में। यस मैम। और आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मजा आया होगा और काफी सारे पेरेंट्स जिनके बच्चों को ऑटिज्म है उन्हें भी जो है एक नया नजरिया मिला होगा अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड टू शिल्पाज हेल्थ कॉर्नर। थैंक यू।